हेलो साइंस स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2। मींस वैसे तो ये चैप्टर है हाउ फोर्स अफेक्ट द मोशन यानी चैप्टर नंबर 6, बट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेकंड चैप्टर है। सो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस बार हमने क्या किया है, एनसीईआरटी के वन लाइन को आपको अंडरस्टैंड कराया जाएगा, उसके साथ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड कॉन्सेप्ट को यहां पर रियल लाइफ के थ्रू समझाया जाएगा। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले ये आपके बुक के व्यू है जो हमने यहां देखा, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 13, और यहीं पर ही एक चैप्टर है जिसका नाम है हाउ फोर्स अफेक्ट द मोशन। सो इस चैप्टर के अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ने वाले हैं फोर्स से रिलेटेड, फोर्स के इफेक्ट्स, फोर्स के इंपैक्ट, लीनियर मोमेंटम, न्यूटन्स ऑल थ्री लॉज एंड मेनी मोर थिंग्स। बट सबसे पहले ये क्वेश्चन ये आता है, क्या फिजिक्स के अंदर इंट्यूशन चलता है? अगर इंट्यूशन चलता तो अरिस्टो की जो इंट्यूशन था वो फैक्ट सही होता, और अगर अरिस्टो का सही होता तो फिर गैलीलियोस एंड लॉज ऑफ मोशन हमें शायद कभी दिखाई ही ना देते। ऐसा क्या है, आइए पढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पर अरिस्टोस लॉ में क्या कह रहे हैं कि कभी भी अगर आपने किसी बॉडी को चलाना है तो हमेशा कोई ना कोई फोर्स चाहिए, बिना फोर्स के वो नहीं चलेगी, ऐसा अरिस्टो ने बोला। ये उसका इंट्यूशन था, और उन्होंने फ्रिक्शन को इग्नोर किया। उन्होंने बोला कि फ्रिक्शन नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अब इसके पीछे फैक्ट्स क्या था, ठीक है, पहले तो हम ये एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। अरिस्टो आर्ग्यूड दैट अ बॉडी इन अ मोशन रिक्वायर अ कंटीन्यूअस एक्सटर्नल फोर्स टू कीप इन मूविंग। मींस अगर आप किसी बॉडी को चलाते रहना चाहते हो तो आपको फोर्स लगाते रहना पड़ेगा, ऐसा बोला। लेकिन उसने फ्रिक्शन के रोल को और एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया। मींस कि अगर हम कहें इफ यू स्टॉप पुशिंग द ऑब्जेक्ट स्टॉप बिकॉज द फोर्स इज नो लॉन्गर अप्लाइड। मींस कि अगर आप किसी भी बॉडी में फोर्स लगाना हटा देंगे तो बॉडी अपने आप रुक जाएगी, ऐसा उनका फैक्ट था। तो फिर उसके बाद गैलीलियोस ने क्या बोला, गैलीलियोस करेक्शन क्या था कि अगर नो फोर्स नीडेड टू सस्टेन इन द यूनिफॉर्म मोशन, मींस एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन, ये अरिस्टो ने बोला। उनका फॉल्ट क्या था, ही इग्नोर्ड द फ्रिक्शन। रियलिटी क्या थी कि कोई फोर्स नहीं चाहिए अगर कोई बॉडी कंटीन्यूअस मोशन में है, यानी अगर कोई बॉडी चल रही है तो और कोई फ्रिक्शन नहीं है वहां पे, तो उसको चलाने के लिए आपको कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, ऐसा गैलीलियोस ने बोला। मींस कि अगर आप चल रहे हैं और फ्रिक्शन है ही नहीं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, यानी आपके ऊपर हमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत है ही नहीं। तो इसी के फैक्ट्स के ऊपर ये रियल है और रियलिस्टिक है, इसीलिए आज हम न्यूटन्स के लॉ यहां पे पढ़ रहे हैं। So that is the invention of the force, and that is the reason we are doing that chapter in the class 9. So ये है एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन का चैप्टर, एक्सप्लोर चैप्टर 6 हाउ फोर्स अफेक्ट द मोशन। पेज वाइज स्टडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए कैनो को ये लोग ड्राइव कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। Why does a canoe move forward when the canoeist pushing the water backward with their paddle, and why does it move faster when they push harder? Means कि भाई कैनोए जब आगे की तरफ क्यों जाता है जब आप पानी को पीछे पुश कर रहे हो, ये फर्स्ट क्वेश्चन। और जब आप ज्यादा फास्ट करते हैं तो वो ज्यादा फास्ट क्यों हो जाता है, ये सेकंड क्वेश्चन। Suppose the same canoes use the same paddle force in two different canoes, एक खाली है और एक के अंदर पैसेंजर्स है, तो बताना होगा कि कौन ज्यादा फास्ट चलता है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर को समझने के लिए हमें इस पूरे चैप्टर को अंडरस्टैंड करना है, और ये हमारे पेज का एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट पेज है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर, जहां पर ये पूरे पैराग्राफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलने वाली हैं, और एक एक लाइन को
हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले यहां पर अगर आप देखेंगे, यू लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन। मोशन को आपने देखा था चैप्टर नंबर 4 में, यानी डिस्क्राइबिंग द मोशन, जहां पे एक ऑब्जेक्ट को हमने पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन तीनों में पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 जो भी आप पढ़ के आए उनमें इन तीनों के बारे में बात की थी। बट you did not consider the what the cause motion। लेकिन वहां पर आपने ये नहीं देखा कि वेलोसिटी किस वजह से आ रही है, डिस्प्लेसमेंट किस वजह से हो रहा है, एक्सेलरेशन किस वजह से हो रहा है, ये कॉज हमने वहां पे नहीं देखा। सो इज देयर एन अंडरलाइंग कॉज, क्या कोई कारण था जिसकी वजह से वहां पे पोजीशन, वेलोसिटी चेंज हो रही थी? एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉज, उसका कारण क्या था? एंड डू ऑल मोशंस रिक्वायर द कॉज, क्या चलने के लिए मुझे कॉज की जरूरत है? इस चैप्टर के अंदर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कौन से कॉज मोशन को चेंज करते हैं। एंड वी विल आल्सो डिस्कस द न्यूटन्स 3 लॉ, जो आपने हर बच्चे को पता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। सो इस पूरे चैप्टर के अंदर ये सब कुछ आपको मिलने वाला है, कॉज क्या होंगे और कॉज के पीछे लॉ क्या होंगे। सो ये लाइंस आपने देखी। अब इन्हीं लाइंस के ऊपर पहले हम एमसीक्यूज करते हैं एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। आइए, सो फर्स्ट बताइए, इन चैप्टर 4 द मोशन वाज डिस्क्राइब्ड इन द टर्म ऑफ। आपने फर्स्ट लाइन में देखा होगा इसका आंसर, तो बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कि क्या आंसर इसका होने वाला है। सो मैं एक आंसर आपको दे देता हूं। इन द चैप्टर नंबर 4 you learn to describe the motion in the position, velocity and acceleration. So this is the right answer. B is the right answer. So the next question, the paragraph introduce the idea that motion require dash। बताइए इनमें से क्या जरूरत है मोशन के लिए? क्या वेलोसिटी, क्या एक्सेलरेशन, नो एक्सटर्नल फोर्स और अपोज कोल्ड फोर्स। पैराग्राफ को दोबारा से स्टडी करिए और बताएं कि इसका आंसर क्या होता है। कमेंट में जरूर आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉज। इनमें से कौन सा ऐसा कॉज है जो आपने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा जिससे आपको पता चले कि मोशन में चेंज आता है? द नेक्स्ट वन, न्यूटन 3 लॉ ऑफ मोशन हेल्प अस टू क्या? डिस्क्राइब द शेप, कॉज ऑफ मोशन, वेलोसिटी या एक्सटर्नल फोर्स। अगर आप 3/3 एमसीक्यूज का आंसर देते हैं तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। आप ये आंसर कमेंट में लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे। मैं एक बार इसका फिर से आंसर दे देता हूं। बी इज द राइट आंसर, कॉज ऑफ मोशन। द कॉज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करना चाहते हो, या तो उसका मैग्नीट्यूड या उसकी डायरेक्शन, तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? डैश। मैंने आपको बता दिया ऑप्शन, आप बताएं, हिंट दे दिया है। द पैराग्राफ एम्फसाइज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ, किस बेस पे वो बात कर रहा है? व्हाट द कॉज मोशन, स्पीड को मेजर कराना है, डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है या डेंसिटी ढूंढना है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? आप कमेंट में जरूर लिखना। उसके बिहाफ पर एजर्शन रीजन, जो बच्चों के नॉर्मली गलत होते हैं, रॉन्ग होते हैं, उनमें से फर्स्ट है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज ओनली व्हेन द फोर्स एक्ट ऑन इट। क्या ये बात सही है? क्या किसी बॉडी का मोशन चेंज करने के लिए उस पर फोर्स लगाना जरूरी है? यस। एंड फोर्स इज द कॉज ऑफ चेंज इन पोजीशन एंड वेलोसिटी। यस, बोथ आर करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो इस तरह से नेक्स्ट एक और आपके पास है एजर्शन रीजन। इसका कमेंट में आपने आंसर देना है अंडरस्टैंड करके। और पैराग्राफ अगर आपने ध्यान से सुना है, चैप्टर नंबर 4 आपको आता है, देन यू आर एबल टू गिव द आंसर ऑफ दैट वन। तो ये था मेरा फर्स्ट पेज की वो लाइंस जहां से मैंने ये 7 क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट किया। अब एक और पे आते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, और एक एक लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो आप गारंटी से कहते हैं
कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका मिसलीड नहीं होगा। सो आइए, you may recall learning earlier that a force can make the object move from rest, change the speed, direction of motion and can even the change of the shape। यानी इन पहली 4 लाइनों में वो ये बताना चाह रहा है कि फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, चलते चलते आपने हैंडल टर्न किया, आपने डायरेक्शन चेंज कर दी। फोर्स कैन चेंज द स्पीड, आपने फुटबॉल को किक किया तो फोर्स स्पीड चेंज हो गई। फोर्स कैन चेंज द शेप, आपने किसी टेनिस की बॉल को प्रेस किया, उसकी शेप चेंज हो गई। फोर्स कैन चेंज द रिटार्ड, फोर्स ब्रेक लगाए तो आप किसी भी बॉडी को स्लो कर सकते हो। इस तरीके से फोर्स जो है उसका इंपैक्ट बॉडी पे आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अ बॉल एट रेस्ट स्टार्ट मूविंग व्हेन you apply the force. A force is applied by the cricket bat on a cricket ball, change its direction, and a lemon can be squeezed by the force applied by your fingers। यानी अगर आप किसी लेमन को स्क्वीज कर रहे हैं तो उससे उसकी शेप में चेंज आ जाएगा। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे ये बताया गया है कि फोर्स का इंपैक्ट क्या होगा। सो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो यहां से आप नोट्स बना सकते हैं। Effects of force: start the motion of a stationary object, रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलाएगा, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकेगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा और शेप और साइज को चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल, पुशिंग अ बॉक्स, इसका मतलब रुका हुए को चला दिया। फ्रिक्शन, चलते हुए को रोक दिया। एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, ग्रेविटेशन, ऊपर से नीचे गिरा। बैलून स्टिक टू द वॉल आफ्टर रबिंग, इसका मतलब कोई फोर्स था जिसकी वजह से बैलून जो है वो किसी भी वॉल के साथ या पेपर के साथ स्टिक हो गया। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि फोर्स हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो लेट मी गो फॉर अगेन द एमसीक्यूज। फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट, बताइए, आपने बताना है कि क्या आंसर हो सकता है। मूव फ्रॉम रेस्ट, रुके हुए को चलाएगा, चलते हुए को रोकेगा, स्पीड में चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, सब कुछ करेगा। तो ऑफ कोर्स आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल शो फोर्स चेंजिंग द डायरेक्शन? इनमें से आपने देख के बताना है कि ऐसा कौन से केस है जिसमें सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। नेक्स्ट, अ बॉल एट रेस्ट मूविंग व्हेन यू अप्लाई द फोर्स, दिस सेज दैट एक बॉल रेस्ट पर है और चलने के लिए आपने उस पर फोर्स लगाया, तो इनमें से क्या ऑप्शन होना चाहिए ये भी आपने बताना है। एजर्शन एंड रीजन, क्या फोर्स शेप को चेंज कर सकता है? यस। क्या स्क्वीजिंग उसका एक एग्जांपल है? यस। बोथ आर करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फिर से एजर्शन रीजनिंग है। द कांसेप्ट ऑफ फोर्स इज एसेंशियल टू एक्सप्लेन द चेंज इन मोशन, बिल्कुल सही बात है। मोशन कैन बी डिस्क्राइब ओनली बाय पोजीशन एंड वेलोसिटी विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स। तो ये आपने बताना है कि क्या एजर्शन ट्रू है? यस, बट रीजन इज फॉल्स। मोशन को पोजीशन और वेलोसिटी से नहीं, फोर्स से भी बताया जाता है। सो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन को कैरी ऑन करना है। और अब हम चलते हैं पेज नंबर 2 के फर्स्ट पैराग्राफ पर। ये देखिए, यहां पर आप देखेंगे, while learning about the force earlier, did you notice that whenever any type of force acting on an object was described, its direction was also specified? For example, force of friction acting on an object in direction opposite to the direction of its motion। कहर वो ये बताना चाहता है कि आप ये तो बता ही देंगे कि फोर्स का इंपैक्ट क्या होता है, बट उसके साथ साथ आपको फोर्स की डायरेक्शन के बारे में भी मेंशन करना होगा। यानी अगर कोई बॉडी राइट साइड में जा रही है, ये जैसे मार्कर इधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट टू द मोशन होगा, यानी लेफ्ट साइड होगा। Like poles of a magnet repel each other or unlike pole attract each other due to the magnetic force। Means आपने मैग्नेट में देखे होंगे साउथ पोल, नॉर्थ पोल। लाइक पोल रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरीके से चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे और नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है,
ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर फ्लोट करता है बियोएंट फोर्स की वजह से, exerted by the liquid in an upward direction placed on it. So force is a physical quantity for which we need to specify the direction along with the magnitude and unit, just like for the physical quantities. Means we want to say कि अगर आप फोर्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी होगी, और मैग्नीट्यूड तो आपको पता है नंबर इनटू यूनिट होता है, और डायरेक्शन भी मेंशन करनी है, और जिस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होती है उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। सो यहां तक अगर आपने स्टडी किया तो एक बार अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, और इस नोट्स के बाद आप फोर्स का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो आप समझ पाएंगे। फोर्स क्या होता है, वीडियो को पॉज करके ये नोट्स अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। फोर्स इज अ पुश और पुल दैट वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ऑन अनदर। फोर्स के इंपैक्ट क्या होते हैं? मोशन में चेंज, शेप में, डायरेक्शन में। वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, ये हम बात पहले ही कर चुके हैं। और फोर्स के जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है। अगर आप पूरा नाम लिखना चाहते हैं न्यूटन, तो आपको, अगर आप पूरा नेम यहां न्यूटन लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखिएगा स्मॉल लेटर में, लेकिन अगर आप अकेले सिंबल को लिखना चाहते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखना है। यहां पर 1 न्यूटन को अगर आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड में लिखना चाहते हैं तो ये हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे कि ये कहां से आया, बट अभी हम याद रख। सो टिल नाउ हमने ये स्टडी किया फोर्स क्या होता है, फोर्स की जरूरत क्यों है, फोर्स के इंपैक्ट क्या आते हैं, फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फोर्स की डेफिनेशन क्या है, फोर्स के एग्जांपल कौन से हैं, ब्यूएंट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन एंड मेनी मोर। एंड उसके बाद फोर्स की डेफिनेशन, उसके यूनिट, उसका नेचर वेक्टर है या स्केलर है, इसके बारे में हमने यहाँ पर स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स एंड कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। और इसी तरीके से हर लेक्चर के अंदर आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। एवरी डे यू विल गेट द न्यू लेक्चर, एंड जब आप एक लेक्चर को स्टडी कर लेंगे और उसके नोट्स लिख लेंगे तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उस क्वेश्चन को पहले तो कंप्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और फिर उसे लिख भी पाएंगे। और यही तो टारगेट है 9th क्लास के स्टूडेंट का, टू गेट द मैक्सिमम एंड बेस्ट मार्क्स इन द एग्जाम। सो टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।